आज कहाँ चले गए साथी हैं? अरे वाईफाई नहीं है आज? हैं? आके चला गया। कल बात उसकी है ना। अब देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा और। लिखेगा नेक्स्ट बिंदु समुच्चय। हेडिंग लगाओ, बिंदु समुच्चय। बिंदु समुच्चय बिंदु समुच्चय पॉइंट्स सेट। बिंदु समुच्चय पॉइंट्स सेट। इसमें लिखिएगा किसी यूक्लिडियन समष्टि, किसी यूक्लिडियन समष्टि, किसी यूक्लिडियन समष्टि, किसी यूक्लिडियन समष्टि En, किसी यूक्लिडियन समष्टि En के कुछ बिंदुओं, किसी यूक्लिडियन समष्टि En के कुछ बिंदुओं का समुच्चय, किसी यूक्लिडियन समष्टि En के कुछ बिंदुओं का समुच्चय, उस समष्टि का, कुछ बिंदुओं का समुच्चय, उस समष्टि का, उस समष्टि का बिंदु समुच्चय कहलाता है। उस समष्टि का बिंदु समुच्चय कहलाता है। उस समष्टि का बिंदु समुच्चय कहलाता है। देखो, यूक्लिडियन समष्टि का मतलब क्या है, जितनी जरूरत है उतनी बात करेंगे। यूक्लिडियन समष्टि कहते हैं, चाहे यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं इसे। अब जैसे अपने पास लिखा हुआ हो, मान लो जैसे E2 लिखा हुआ हो। E2 का मतलब होता है कि दो दो के पेयर में आएंगे आपके पास। जैसे ये पॉइंट हो गया x1 y1, फिर दूसरा आएगा x2 कॉमा कितना आएगा y2, इस तरीके से। तो ये बिंदु हो गया आपके पास। ये बिंदु किसके अंदर हो गया, 2D में हो गया। अगर मान लो E3 लिखा हुआ है कहीं, तो E3 का मतलब कुछ इस तरीके से पॉइंट आएंगे x1 y1 और z1, ये एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास x2 y2 और कितना आएगा z2। इस तरीके के पॉइंट आते हैं तो उसे क्या कह देते हैं, E3 कह देते हैं, या E3 स्पेस कह देते हैं। ऐसे अगर En की बात करें तो En के अंदर जो पॉइंट आएगा उसके अंदर कितने पॉइंट आएंगे, यहाँ x1 कोई, या ऐसा समझ लें x1 y1 कोई z1, और कोई लास्ट में कितना आएगा n तक आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तो बात किसकी हुई, यूक्लिडियन समष्टि की। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही पता होना चाहिए कि यूक्लिडियन समष्टि En कहते हैं तो मतलब कितने पॉइंट हैं, n। n से मिलके क्या बनेगा, एक पॉइंट। E2 कहते हैं तो ये पॉइंट हो गया। E3 कहते हैं तो 3 वाला पॉइंट हो गया। तो ये हो गया यूक्लिडियन समष्टि। अब यूक्लिडियन समष्टि पढ़ो, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, किसी यूक्लिडियन समष्टि के कुछ बिंदुओं का समुच्चय। कुछ बिंदुओं का समुच्चय, कई बार इनको क्या कह देते हैं, बिंदु भी कह देते हैं, सदिश भी कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, बिंदु समुच्चय। तो अपन कोई बिंदु समुच्चय से इतना ही मतलब है कि दो दो के पेयर में आ रहे हैं या तीन तीन के पेयर में आ रहे हैं, ये क्या कहलाएगा आपके पास, बिंदु। और जब एक से ज़्यादा बिंदु होंगे तो उसको क्या कह देंगे, बिंदु समुच्चय। और जनरल बात करने के लिए कि भाई दो दो वाला है या तीन वाला है, तो अपन ने जनरल बात करने के लिए क्या लिख दिया, En लिख दिया। तो इतना ही मतलब याद रखना कि बिंदु समुच्चय पॉइंट सेट का मतलब है कि कई सारे बिंदुओं का क्या है, समुच्चय। वो बिंदु 2D का भी हो सकता है, 3 वाला है तो 3D का हो जाएगा, या 4 पॉइंट का है तो वो अलग दिखेगा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट डेफिनेशन। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बस पता होना चाहिए, बाकी कहाँ काम आएगा वो मैं बता दूंगा आगे। नेक्स्ट लिखिएगा अधि समतल। नेक्स्ट लिखिएगा अधि समतल।
अधि समतल या जिसे हम कहते हैं हाइपर प्लेन, अधि समतल या जिसे क्या कहते हैं हाइपर प्लेन, अधि समतल या जिसे हम कहते हैं हाइपर प्लेन। लिखिएगा किसी समष्टि En, किसी समष्टि En, किसी समष्टि En में एक रेखिक संबंध, किसी समष्टि En, किसी समष्टि En में एक रेखिक संबंध को, एक रेखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले, एक रेखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय, संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय, रेखिक संबंध को संतुष्ट करने वाले सभी बिंदुओं का समुच्चय अधि समतल को, अधि समतल को परिभाषित करता है, अधि समतल को परिभाषित करता है, अधि समतल को परिभाषित करता है, अधि समतल को परिभाषित करता है। ठीक है, तो अधि समतल में याद क्या रखना है, अब पूरे डिटेल में नहीं जाना, और आगे लिखो इसे, इसे ए एक्स इक्वल टू, इसे ए एक्स इक्वल टू जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे ए एक्स इक्वल टू जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे ए एक्स इक्वल टू जेड द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे ए एक्स इक्वल टू जेड द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ये कोई भी रिलेशन होगी, लीनियर रिलेशन, रेखिक संबंध है। अब इसमें x की बहुत सारी वैल्यू होंगी, मान लो x1 भी इसको संतुष्ट कर रहा है, x2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, x3 भी, तो उन सब बिंदुओं से मिलके क्या बनेगा अधि समतल। तो अधि समतल में इतना याद रखना है, अधि समतल का मतलब ए एक्स इक्वल टू जेड एक रिलेशन है जिसको कई सारे बिंदु क्या करते हैं, संतुष्ट या सेटिस्फाई करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा लिखिएगा रेखा या लाइन। नेक्स्ट परिभाषा आती है रेखा या लाइन की, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेखा या लाइन। क्या होती है भाई रेखा या लाइन की परिभाषा, बताइए। क्या होती है रेखा की परिभाषा, दो बिंदुओं को, वो रेखाखंड होता है, ठीक करिए बेटा, रेखाखंड भी तो आ जाता है, फिर बीच की दूरी तो लंबाई कहलाएगी फिर। ठीक है, वैसे बात मैं देखो, रेखा जो आप वहाँ पढ़ के आते हो किसमें 2D 3D में अपन पढ़ते हैं रेखा, उस रेखा से अपना यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ रेखा अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे और रेखा और रेखाखंड को अलग तरीके से अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो लिखिएगा इसके अंदर, और वही अपने काम आएगा यहाँ पे। किसी समष्टि En, किसी समष्टि En में दो बिंदुओं, किसी समष्टि En में दो बिंदु x1 तथा x2, किसी समष्टि En में दो बिंदु x1 तथा x2, x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा, किसी बिंदु समष्टि या किसी समष्टि En में दो बिंदुओं x1 तथा x2 को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदु समुच्चय से, मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदु समुच्चय से, मिलाने वाली रेखा निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित की जाती है, निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित की जाती है। और कैसे डिफाइन होगी, x इक्वल टू, x में वो x आएंगे जिन x की कंडीशन होती है आपके पास लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और लेमडा क्या है, लेमडा वास्तविक संख्या या रियल नंबर है। लेमडा क्या आपके पास, वास्तविक संख्या या रियल नंबर है। तो रेखा को हम किस रूप में डिफाइन कर रहे हैं, बिंदु समुच्चय के रूप में। तो बिंदु समुच्चय के रूप में रेखा कौन सी बनी आपके पास, x। अब जो x रेखा बनेगी तो रेखा में तो बिंदु तो आएंगे, अब वो बिंदु को नाम क्या दे दिया, स्मॉल x,
और जो बिंदु आएंगे उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए उनकी कि x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और लेमडा क्या होगी, कोई भी वास्तविक संख्या। तो ये याद रखनी है, करो देखे नोट इसे। फिर रेखाखंड डिफाइन करेंगे, उसमें थोड़ी सी कंडीशन लगेगी फिर। ये लिख लो। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं रेखाखंड। फिर दोनों में आपको अंतर महसूस हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट आता है बेटा रेखाखंड, या इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड या इसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लिखिएगा किसी समष्टि En में, रेखाखंड हेडिंग लगा लो, लिखिएगा उसके अंदर किसी समष्टि En में, किसी समष्टि En में दो बिंदुओं x1 तथा x2, किसी समष्टि En में दो बिंदुओं x1 तथा x2, किसी समष्टि En में दो बिंदुओं x1 तथा x2 को मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय को मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय को मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित करते हैं। मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित करते हैं। मिलाने वाले रेखाखंड को निम्न बिंदु समुच्चय से परिभाषित करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे रेखाखंड को? रेखाखंड होगा x इक्वल टू x, जो रेखाखंड बनेगा सर वो उसमें वो बिंदु आएंगे x, और उनके लिए कंडीशन क्या होगी, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और फिर कंडीशन आ जाती है कि लेमडा की वैल्यू 0 से किसके बीच में रहेगी, 1 के बीच में। तब वो किसको डिफाइन कर देता है, रेखाखंड को। तो ये है रेखा और रेखाखंड की परिभाषा, किस रूप में, बिंदु समुच्चय के रूप में, पॉइंट सेट के रूप में। कि रेखा भी किससे मिलके बनेगी, बिंदुओं से मिलके बनती है, और रेखाखंड भी किससे मिलेगा, बिंदु या पॉइंट से बनेगा। लेकिन रेखा के लिए कोई कंडीशन है कि रेखा में अनंत बिंदु आते हैं, तो यहाँ से जो कंडीशन सेटिस्फाई करके जो बिंदु आएंगे उन्हीं बिंदुओं से मिलके तो क्या बनेगी, पूरी रेखा बनेगी। और यहाँ कंडीशन आ गई कि भाई लिमिटेड पोर्शन रेखाखंड में तो इसके बीच ही रहना पड़ेगा, तो यहाँ कंडीशन होती है लेमडा की वैल्यू 0 से किसके बीच, 1 के बीच। बस ये पता होना चाहिए, बाकी इसकी डिटेल नहीं जाननी है अपन को। इसके बाद लिखिएगा अवमुख समुच्चय। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अवमुख समुच्चय, या जिसे कहते हैं कॉन्वेक्स सेट। अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट, यहाँ से लगभग सवाल आता है एग्जाम में। अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट। अब ये रेखा रेखाखंड इसलिए सीखने जरूरी थे कि इनकी जरूरत किस में पड़ेगी, अवमुख समुच्चय में, बाकी खुद से कुछ नहीं होगा इनका। अवमुख समुच्चय किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स सेट। अब देखो सीधा सा तो एक तरीका ये है कॉन्वेक्स सेट को समझने का कि जैसे मान लो ये कोई भी समुच्चय आपके पास, कोई भी सेट है, और इस सेट के अंदर बहुत सारे बिंदु या पॉइंट है आपके पास। अगर मैं किन्हीं भी दो बिंदु या पॉइंट को मिलाऊं तो उनको जब मिलाते हैं तो क्या होगा, एक रेखाखंड मिलेगा। वो रेखाखंड इस समुच्चय से बाहर नहीं जाता है। जैसे भाई दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, अब जैसे यहाँ मान लो एक पॉइंट ये है, सपोज करो एक पॉइंट ये है, अब ये रेखाखंड मान लो कहाँ चला गया, इसके बाहर चला गया, तो फिर ये जो पूरा समुच्चय सेट एस होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, अवमुख नहीं बनेगा। अवमुख की सबसे साधारण परिभाषा कि किसी भी समुच्चय सेट के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो उनको मिलाने वाला रेखाखंड भी क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप से उसी समुच्चय में होगा, तो उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अवमुख कहेंगे। लिखो इसके अंदर, किसी समष्टि En में, किसी समष्टि En में, किसी समष्टि En में समुच्चय कैपिटल X, किसी समष्टि En में समुच्चय कैपिटल X, किसी समष्टि En में समुच्चय कैपिटल X एक अवमुख समुच्चय कहलाता है, एक अवमुख समुच्चय कहलाता है, एक अवमुख समुच्चय कहलाता है यदि
समुच्चय x के, यदि समुच्चय कैपिटल X के, यदि समुच्चय कैपिटल X के किन्हीं दो बिंदुओं को, समुच्चय कैपिटल X के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि समुच्चय कैपिटल X के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया, मिलाने वाला रेखाखंड पूर्णतया या पूर्ण रूप से, पूर्णतया या पूर्ण रूप से x में हो, पूर्णतया या पूर्ण रूप से किस में हो, x में हो। तो ये तो हुई जनरल थ्योरी की डेफिनेशन। अब यहाँ एक शब्द क्या आ गया, रेखाखंड आ गया अपने पास, लिखा ना रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। अब इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ। इसी को अपन मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो और लगा के लिखिएगा दूसरी डेफिनेशन इसकी, और लगा के दूसरी डेफिनेशन लिखिएगा। माना कि या कंसीडर, माना कि या कंसीडर कोई x1 एक अवयव है, वो किसका है बेटा, x का। दूसरा एक अवयव कौन है, x2, वो भी किसका है, x का। तो क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा उसको क्या नाम दे दिया, x, वो भी किस में होना चाहिए, x में। अब बोले सर स्मॉल x क्या है, स्मॉल x है इनको मिलाने वाला रेखाखंड, और रेखाखंड अभी सीख के आए हैं क्या होता है, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, और लेमडा की वैल्यू रेखाखंड में 0 से किसके बीच रहेगी, 1 के बीच। तो ये गणितीय परिभाषा बन गई किसकी, अवमुख समुच्चय मेथड, इसकी कॉन्वेक्स सेट की। भाई दो बिंदु हैं x1 और x2, इनको मिलाने वाला रेखाखंड कौन है, x, वो भी किस में होना चाहिए, x में। अब रेखाखंड x का मतलब क्या है, रेखाखंड। तो रेखाखंड की हमने डेफिनेशन लिख ली कि लेमडा x1 प्लस क्या होगा आपके पास 1 माइनस लेमडा, हाँ x2, और लेमडा की वैल्यू किसके बीच होगी, 0 से 1 के बीच। बाकी ये दो डायग्राम बना लो सिंपल से समझने के हिसाब से। जैसे एक तो ये डायग्राम है अपने पास, इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले ले, किसी भी पॉइंट को, ये कोई भी सेट है, किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो रेखाखंड इसी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो कौन सा समुच्चय हो गया बेटा, अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट हो गया आपके पास। ये तो क्या हो गया, अवमुख समुच्चय या कॉन्वेक्स सेट। अब मान लो एक सेट ये है आपके पास, सपोज करो ऐसा, ये, अब इसके ये पॉइंट है। अब इसके पॉइंट को मिलाना चाहें, जैसे मान लो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, तो ये रेखाखंड क्या चला गया, बाहर चला गया। इसका मतलब ये अवमुख या कॉन्वेक्स नहीं है, अवमुख समुच्चय नहीं है, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, अवमुख समुच्चय नहीं है, नॉट ए कॉन्वेक्स सेट। अब नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखिएगा, अवमुख समुच्चय से रिलेटेड नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखिएगा। डायरेक्ट आते हैं भी एग्जाम में, यहाँ से पॉइंट भी और सवाल भी पूछ सकता है, सवाल बाद में बताएंगे कैसे करने। पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक अधिसमतल, प्रत्येक अधिसमतल, नोट लगा के फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है, प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। भाई अभी पीछे थोड़ी देर पहले जब मैंने अधिसमतल बताया था, तो अधिसमतल में भी क्या होते हैं, बिंदुओं का समुच्चय तो है जो किसको संतुष्ट करते हैं, ax बराबर z को। तो अगर वो बिंदु जो अधिसमतल में आते हैं तो वो फिर क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स सेट भी बनेंगे। अगर उनमें किसी के बीच में भी कोई रेखाखंड खींचेंगे तो वो रेखाखंड पूर्ण रूप से उसी के अंदर ही होगा। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि प्रत्येक अधिसमतल क्या होता है, अवमुख समुच्चय होता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, दो अवमुख समुच्चयों का, दो अवमुख समुच्चयों का, दो अवमुख समुच्चयों का, दो अवमुख समुच्चयों का
सर्वनिष्ठ भी इंटरसेक्शन, दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन भी एक अवमुख समुच्चय होता है, एक अवमुख समुच्चय होता है। दो अवमुख समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी एक अवमुख समुच्चय होता है। अगर दो कॉन्वेक्स सेट है, अगर उनका इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी क्या होगा आपके पास, अवमुख या क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इसके बाद एक शब्द आता है, इसे कहते हैं अवमुख संचय। लिखिएगा, ये था अवमुख समुच्चय। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अवमुख संचय की। अवमुख संचय या कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, अवमुख संचय या इसे कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। अवमुख संचय इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। लिखिएगा, इसमें किसी समष्टि En में किसी समष्टि, हेडिंग लगा लो अवमुख संचय, फिर लिखिएगा किसी समष्टि En में परिमित बिंदुओं, किसी समष्टि En में परिमित बिंदुओं, किसी समष्टि En में परिमित बिंदुओं x1, x2, परिमित बिंदुओं x1, x2 एंड सो ऑन xn का, किसी समष्टि En में परिमित बिंदुओं x1, x2 एंड सो ऑन xn का अवमुख संचय, xn का अवमुख संचय निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, या निम्न प्रकार परिभाषित बिंदु होता है। निम्न प्रकार परिभाषित बिंदु होता है, निम्न प्रकार परिभाषित बिंदु होता है जहाँ, निम्न प्रकार परिभाषित बिंदु होता है जहाँ क्या होगा, x इक्वल टू λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस एंड सो ऑन λn xn, तथा λ1 प्लस λ2 प्लस एंड सो ऑन λn इक्वल टू 1 और ऑल λi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1 to n। देखो हमारे पास पॉइंट कितने थे, n। अगर आपको n बिंदुओं का कोई कहे कि सर ये पॉइंट है x1, x2 और कहाँ तक, xn तक, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अवमुख संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन। अब अपने तो क्या अलजेब्रा सिलेबस में नहीं, अलजेब्रा में भी कॉम्बिनेशन आता है, वहाँ भी ऐसा ही लिखा जाता है। वहाँ दो होते हैं, रेखिक संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इनको अगर अवमुख संचय के रूप में लिखना है तो ये लिखा जाता है x इक्वल टू, सारे पॉइंट लिखे जाते हैं और इनके साथ कोई क्या होता है, गुणांक या कोफिशिएंट होता है, कोई λ1, λ2 और क्या हो गया, λn। तो ये क्या कहलाता है, अवमुख संचय कहलाता है। कब कहलाएगा, इसमें कंडीशन होती है कि जितने भी आपने ये गुणांक लगाए हैं, जितने भी आपने ये गुणांक लगाए, इन्हें वैसे तो दो चीज़ें होती है, एक सदिश और एक क्या होती है, अदिश। तो ये स्केलर कहलाते हैं वैसे तो ये जितने भी गुणांक आपने लगाए इन सबका टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है इसकी। और ऐसा भी नहीं कि कोई गुणांक माइनस का हो सकता हो, सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे मान लो आपको कोई कह दे कि सर दो बिंदु हैं, कोई एक समष्टि है और उसमें दो बिंदु हैं, एक x1 है और एक क्या है, x2 है, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए आपको, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, अवमुख संचय चाहिए आपको क्या चाहिए, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कैसा लिखा जाएगा, x इक्वल टू λ1 x1 प्लस λ2 x2। और ये लिखने से संचय नहीं बनता, जो गुणांक या कोफिशिएंट लगाते हैं उनका टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो λ1 प्लस λ2 बराबर कितना होना चाहिए, 1। और ये दोनों λ1 और λ2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होने चाहिए, 0। तो वैसे तो संचय तो यही होता है,
लेकिन ये लिखने से ही संचय नहीं होता, जो कोफिशिएंट लगाते हैं उनकी कंडीशन भी क्या करनी चाहिए, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। करो देखिए नोट। लिख लिया सबने? अब नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखिएगा, नोट लगा के कुछ पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो बेटा, x1, x2, एंड सो ऑन xn, x1, x2 एंड सो ऑन xn परिमित बिंदुओं के x1, x2 एंड सो ऑन xn परिमित बिंदुओं के सभी अवमुख संचयों का समुच्चय, सभी अवमुख संचयों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। देखो क्या कहा कि जैसे भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं, अब इनका आपको क्या लिखना है, कॉम्बिनेशन, संचय लिखना है। अब संचय क्या कई तरीके से लिखा जा सकता है भैया, एक अरेंजमेंट है, कैसे भी लिख दो, बाकी बस इन सब का टोटल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि ये एक ही लिखा जाएगा, दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो मान लो इसको पहला संचय मान लिया, इन्हीं का दूसरा संचय मान लो कोई एक्स डेस मान लिया, तो वो भी अपन ने कोई लेमडा 1 डेस x1 इस तरीके से लिख दिया। फिर कोई कह रहा नहीं सर मेरे पास ये भी टेक्निक है कि मैं दूसरे और तरीके से लिखूंगा इन सबको ऐसे, और टोटल वाली वही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो कांस्टेंट लगाऊं उन सबका टोटल कितना हो रहा है, एक। अब बेसिक सा इस पॉइंट को समझने के लिए बात करें, भाई कोई सवाल नहीं है इसमें कि क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़ो देखें कि बिंदु कितने दिए हुए हैं, x1, x2, xn, उनके क्या लिखो, एक एक शब्द पढ़ो इसमें, अवमुख संचय, यहाँ तक पढ़ो। तो इसके अवमुख संचय एक आ गया, दो आ गया, और कितने आ गए, तीन। इनका क्या बना लो, समुच्चय। तो ये एक नया सेट बन गया, x का, x डेश का और x डबल डेश का। अब ये एक समुच्चय आ गया। ये जो समुच्चय होता है ये कौन सा समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। बस इतना याद रखना आपको, बाकी इसमें कोई है नहीं अपने पास। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, और इम्पोर्टेंट भी लगा लो, अभी कर देते हैं ना भाई। ऐसा है कि ये पॉइंट है आपके पास, n पॉइंट है। अब इनके कई तरीके से संचय लिखे जा सकते हैं। एक ये संचय हो गया, किसी ने सर यहाँ दूसरी संख्याएं व्यवस्थित करके टोटल एक रखा, तो उसका बाद दूसरा संचय हो गया, तीसरा। अब मान लो पहले संचय का नाम x था, दूसरे संचय का नाम x डैश निकाल लिया, तीसरे संचय का नाम x डबल डैश। अब ये संचय, तीन संचय हो गए, तीन संचयों का क्या बनाना है, समुच्चय। तो तीनों को एक जगह लिख दो, तो ये कोई नया मान लो कैपिटल X बन गया, संचय x, x डैश और x डबल डैश। अब ऊपर क्या था वो भूल जाओ, ये कोई एक समुच्चय है, ये क्या आपके पास एक समुच्चय। और ये जो समुच्चय बना है वो कौन सा समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किसी एलपीपी के, इंपॉर्टेंट लगा लो सेकंड पॉइंट के जो भी लिख रहे हैं, किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय, किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय, किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय, किसी एलपीपी के सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। सभी सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। सुसंगत हलों का समुच्चय एक अवमुख समुच्चय होता है। जैसे कल हम सवाल कर रहे थे एलपीपी के,
तो मैंने कहा था जो कॉर्नर वाले पॉइंट आते हैं वो सारे क्या होते हैं, सुसंगत है। जैसे किसी सवाल में 4 कॉर्नर पॉइंट थे, किसी में 5 थे, वो सारे क्या है, सुसंगत हल। अब सुसंगत हल में 5 कॉर्नर पॉइंट, तो 5 पॉइंट मिल गए। 5 पॉइंट को एक जगह लिख देंगे तो क्या बन गया, समुच्चय बन गया। पांचों को एक जगह लिख दिया तो क्या बन गया, सुसंगत हलों का समुच्चय। वो समुच्चय भी कौन सा समुच्चय होता है, अवमुख समुच्चय। क्या होगा आपके पास, कॉन्वेक्स सेट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु। अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु, अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। चरम बिंदु भी मिलेगा, कई जगह क्या कह देता है, सीमांत बिंदु, ये भी लिख लो। चरम बिंदु या क्या कह देता है, सीमांत बिंदु। अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु या सीमांत बिंदु। लिखिएगा, एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स, एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स, एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स का बिंदु, एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स का बिंदु अल्फा, एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स का कोई बिंदु अल्फा या बिंदु अल्फा चरम बिंदु कहलाता है। एक अवमुख समुच्चय कैपिटल एक्स का कोई बिंदु अल्फा चरम बिंदु कहलाता है, चरम बिंदु कहलाता है यदि बिंदु अल्फा को, यदि बिंदु अल्फा को, यदि बिंदु अल्फा को कैपिटल एक्स के, यदि बिंदु अल्फा को कैपिटल एक्स के किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं, यदि बिंदु अल्फा को कैपिटल एक्स के किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं, किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं, किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं के अवमुख संचय के रूप में, किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं के अवमुख संचय के रूप में, अवमुख संचय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अवमुख संचय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अवमुख संचय के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। भाई जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक कॉन्वेक्स सेट है। अब कॉन्वेक्स सेट में बहुत सारे बिंदु हैं। अब कोई एक बिंदु x1 है, कोई x2 है, x3 ऐसे। अब इसी में एक बिंदु को अपन ने क्या नाम दे रखा है बेटा, अल्फा। अब अगर ये अल्फा कोई कहे कि अल्फा सर चरम बिंदु होगा कि नहीं होगा, आपसे कोई कहे कि अल्फा चरम बिंदु होगा कि नहीं होगा, तो अगर अल्फा चरम बिंदु नहीं होगा तो आप अल्फा को ऐसे नहीं लिख सकते कि λ1 x1 प्लस λ2 x2 और λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जाना संभव नहीं हो। भाई अगर अल्फा के लिए ऐसा लिखा जाना संभव नहीं हो तो फिर ये अल्फा क्या कहलाएगा आपके पास, क्या कहलाएगा, चरम बिंदु कहलाएगा। तो इतना सही ध्यान रखना, बाकी इसकी कोई जरूरत है नहीं चरम बिंदु की। नहीं, कई सारे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण लिख लो, फिर उदाहरण लिख लो, है ना, एक होगा दो होगा, एग्जाम्पल लिख लो। लिखो बहुभुज, बहुभुज तो जानते हो ना, पॉलीगन कैसा दिखता है बेटा, बहुभुज कैसा दिखता है, आपके चेहरे जैसा दिखता है ना। बहुभुज शब्द नहीं सुना क्या आज तक, क्या होता है बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। नहीं, सही परिभाषा है ये वास्तव में, ऐसा नहीं कि हर बारी परिभाषा मजाक मजाक में कहूँगा, है ना। अरे भाई हर आकृति जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हो वो क्या है, बहुभुज है। त्रिभुज भी बहुभुज है, आयत भी बहुभुज है, 5 वाला पेंटागन जिसको कहते हैं वही बहुभुज है, हेक्सागन कहते हैं वही बहुभुज है, ये है ना। तो सारी क्या है, बहुभुज है। लिखो इसमें पहले उदाहरण लिखो, बहुभुज जो कि, बहुभुज जो कि अवमुख समुच्चय है, बहुभुज जो कि अवमुख समुच्चय है, बहुभुज जो कि अवमुख समुच्चय है,
उसके शीर्ष बिंदु बहुभुज जो कि अवमुख समुच्चय है, बहुभुज जो कि अवमुख समुच्चय है, उसके शीर्ष बिंदु, उसके शीर्ष बिंदु चरम बिंदु होते हैं, उसके शीर्ष बिंदु चरम बिंदु होते हैं, उसके शीर्ष बिंदु चरम बिंदु होते हैं। कि भाई कोई भी बहुभुज होगा, उसके जितने भी कॉर्नर वाले पॉइंट हैं उनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख नहीं सकते। अब पर्टिकुलर पॉइंट लेके नहीं चलेंगे कि सिद्ध नहीं करेंगे इसको कि कैसे हुआ। ऐसे ही वृत्त की परिधि पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे बिंदु भी क्या कहलाते हैं? चरम बिंदु। लिख लो आगे, तथा वृत्त की परिधि, तथा ऐसे लिख लो, तथा वृत्त जो कि अवमुख समुच्चय है, अवमुख तो होना जरूरी है ना पहले, तथा वृत्त जो कि अवमुख समुच्चय है, तथा वृत्त जो कि अवमुख समुच्चय है की परिधि पर स्थित, की परिधि पर स्थित, की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु, की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु, की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु, की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु चरम बिंदु होता है, की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु चरम बिंदु होता है। अब देखो चरम बिंदु का सीधा सा कंसेप्ट है भी कि पहली बात तो सर कोई मान लो दो पॉइंट है x1 और x2, अब उनके बीच में अवमुख तो है वो भाई, लेके किसके चल रहे हैं? अवमुख समुच्चय। अब अवमुख समुच्चय में से तो लेके चल रहे हैं अपन ये, तो इसका मतलब इनके बीच में रेखाखंड तो खींच सकते भाई। जैसे ये पेंटागन ले लिया मैंने, सपोज करो ये हो गया आपके पास। अब इसके किसी भी बिंदु को ले ले तो ये अवमुख तो है क्या भाई? कोई भी दो पॉइंट को मिलाएं तो रेखाखंड बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स तो है बेटा ये। अब कॉन्वेक्स तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसके कॉर्नर वाले पॉइंट क्या है? कॉर्नर वाले पॉइंट क्या है इसके? चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट है इसके। अब चरम बिंदु है, इसका मतलब सर रेखाखंड तो है इनके बीच में, देखो मिल रहे हैं, इसी के अंदर का ही पार्ट है, अभी तक तो बाउंड्री पे ये बाहर थोड़ी चले गए। अब इनको अगर लिखना चाहें इस पॉइंट के लिए, जैसे मान लो इसका अल्फा नाम है, तो ये अल्फा के लिए कोई अंदर वाले दो पॉइंट लेके, मान लो x1 x2 कोई भी दो पॉइंट लेके आप ऐसा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते कि λ1 x1 प्लस λ2 x2, और जहाँ λ1 प्लस λ2 इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी? 1। ऐसा एडजस्टमेंट इसके कॉर्नर पॉइंट के लिए नहीं हो पाएगा। तब हम इसे क्या कह देंगे? चरम बिंदु, या क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट कह देंगे। बस इतना ही पता होना चाहिए कि चरम बिंदु का मतलब क्या है। एक पॉइंट और लिख लो नीचे एक एरो का साइन लगा के। निकाय AX इक्वल टू बी, निकाय AX इक्वल टू बी। अब आपको जितने भी पॉइंट लिखा रहा हूँ सारी थ्योरम है, ये जो भी पॉइंट लिखा रहा हूँ, अब जो लिखा रहा हूँ पीछे लिखाया है कि एक अदिश समतल क्या होता है? अवमुख समुच्चय। दो अवमुख समुच्चय का इंटरसेक्शन भी क्या होता है? अवमुख होता है। अवमुख संचयों का समुच्चय भी क्या होता है? अवमुख। सुसंगत हलों का समुच्चय भी क्या होता है? अवमुख। तो ये सारे पॉइंट अभी अपन को याद रखने हैं, ऐसा नहीं कि अब इनको समझने चले जाएं। तो सारी वैसे थ्योरम है, ये ग्रेजुएशन पार्ट में थ्योरम आती है एग्जाम में ये, लेकिन वैसे यहाँ पॉइंट आएंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस तरीके से पूछ सकता है, और बाकी ऑप्शन बना के भी पूछ सकता है। तो लिखिएगा निकाय AX इक्वल टू बी, निकाय AX इक्वल टू बी, निकाय AX इक्वल टू बी के सभी, निकाय AX इक्वल टू बी के सभी सुसंगत हलों के, निकाय AX इक्वल टू बी के सभी सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का, निकाय AX इक्वल टू बी के सभी सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का, सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक, या ऐसे एक लाइन कम लिखो, समुच्चय का, क्या लिखा? समुच्चय का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु की लिख लो चरम बिंदु, ताकि दो लाइन नहीं होगी फिर। समुच्चय का प्रत्येक चरम बिंदु, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्रत्येक चरम बिंदु एक आधारी सुसंगत हल होता है,
प्रत्येक चरम बिंदु एक आधारी सुसंगत हल होता है। प्रत्येक चरम बिंदु एक आधारी सुसंगत हल होता है और इसका विलोम भी सत्य है। और इसका विलोम भी सत्य है। और इसका विलोम भी सत्य है। देखो आधी बात तो अभी थोड़ी देर पहले लिख के आए थे कि कोई भी एलपीपी कह दो चाहे निकाय कह दो, उसके जितने भी सुसंगत हल होंगे उनका समुच्चय क्या बनेगा? अवमुख या कॉन्वेक्स बनेगा। ये तो पढ़ गया है ना पीछे भी जस्ट, कि कोई भी एलपीपी होगी, कोई भी सिस्टम होगा एक्स इक्वल टू बी, उसके जितने भी सुसंगत हल होंगे उनका समुच्चय क्या बनेगा? अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट बनेगा। अब ये कहता है कि जो अवमुख समुच्चय बन गया, उन सुसंगत हलों में से जो भी कोई चरम बिंदु बनता है, भाई जो सुसंगत हल थे उनसे मिलके तो क्या बन गया? अवमुख या कॉन्वेक्स बन गया। भाई ये सारे के सारे ये क्या थे? ये जितने भी पॉइंट है ये मान लो क्या है? ये सुसंगत हल। तो सुसंगत हलों का समुच्चय तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स या अवमुख बन गया। अब इनमें से मान लो एक तो इसकी दिक्कत है, एक इसकी दिक्कत है, दो की दिक्कत है। मान लो ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है, इनको किस रूप में नहीं लिख सकते? संचय या कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये दो क्या बन गए? चरम बिंदु बन गए। अगर सुसंगत हलों के समुच्चय में से कोई दो चरम बिंदु बन जाते हैं तो ये जो चरम बिंदु वाले हैं ये कौन से हल बन जाएंगे? फिर आधारी सुसंगत हल बन जाएंगे। तो बस पॉइंट ध्यान में होना चाहिए। बाकी ये भी थ्योरम है, दो साइड से प्रूफ होती है। एक और लिखो, निकाय AX इक्वल टू बी, निकाय AX इक्वल टू बी। सेकंड पॉइंट लिख लो, एरो का साइन लगा के लिख लो कैसे भी। निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के, सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदु की संख्या, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों के अवमुख समुच्चय के चरम बिंदुओं की संख्या सीमित होती है। चरम बिंदुओं की संख्या सीमित होती है। चरम बिंदुओं की संख्या सीमित होती है। नेक्स्ट लाइन में फिर पॉइंट या एरो का साइन लगा के लिखिएगा। निकाय, निकाय AX इक्वल टू बी, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों का, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय, निकाय AX इक्वल टू बी के सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय का अवमुख समुच्चय एक अवमुख का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुफलीय, एक अवमुख बहुफलीय हो, एक अवमुख बहुफलीय हो, तो इसका कम से कम, बहुफलीय हो तो इसका कम से कम, बहुफलीय हो तो इसका कम से कम एक चरम बिंदु, तो इसका कम से कम एक चरम बिंदु, तो इसका कम से कम एक चरम बिंदु इष्टतम हल व्यक्त करता है। तो कम से कम इसका एक चरम बिंदु, तो कम से कम इसका एक चरम बिंदु इष्टतम हल व्यक्त करता है। एक पॉइंट और लिखो, यदि निकाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि निकाय AX इक्वल टू बी, यदि निकाय AX इक्वल टू बी में समीकरणों की संख्या, यदि निकाय AX इक्वल टू बी में समीकरणों की संख्या m है, स्मॉल m, यदि निकाय AX इक्वल टू बी में समीकरणों की संख्या स्मॉल m है, तो एक चरम बिंदु में, तो एक चरम बिंदु में अधिकतम, तो एक चरम बिंदु में अधिकतम,
तो एक चरम बिंदु में अधिकतम m शून्यतर, तो एक चरम बिंदु में अधिकतम m शून्यतर चर हो सकते हैं। तो एक चरम बिंदु में अधिकतर m शून्यतर चर हो सकते हैं। भाई अगर चरम बिंदु है और वो सुसंगत हल भी है, चरम बिंदु और क्या है, सुसंगत हल, तो कल ही बताया था ये तो कि अगर कोई समीकरण m समीकरण और कितने वेरिएबल हैं n, तो जब हम सुसंगत हल ज्ञात किया था या आधारी सुसंगत हल ज्ञात किया था, तब ये कहा था उसके अंदर कि जो m के अलावा जो बाकी कितने बच जाते हैं n माइनस m, वो तो क्या होंगे, ज़ीरो। बाकी वैल्यू कितने की आती है, m की आती है। भाई लिया था ना कल m क्रॉस m की मैट्रिक्स, तो यही बात इसमें कही कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने नॉन जीरो हो सकते हैं, m शून्यतर का मतलब नॉन जीरो, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन जीरो कितने हो सकते हैं आपके पास, m हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। याद करना बेटा, मैं और क्या कह रहा हूँ इतनी देर से, समझना होता तो बीएससी में समझते बेटा, है ना। सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। अब सारी चीज़ें समझने की थोड़ी है, कुछ याद भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है। अब मैं तो पर में सिद्ध करा दूंगा, 2-3 साल लगेंगी, ये है ना। तो उल्टी बातें मत किया करो ऐसे, है ना, समझदार बच्चों की तरह बात किया करो। बहुत रेयर ऐसा कोई पॉइंट लिखाता हूँ जहाँ समझने की, याद करने की ज़रूरत हो, फिर उसमें कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करें। हाँ वो क्वेश्चन सीट में कराऊंगा फिर, कॉन्वेक्स वाले, है ना, तब आएंगे। अभी नहीं, इसमें है भी नहीं, सवाल किताब में नहीं है, वो अलग से कराऊंगा, है ना भाई। उसमें ऐसा होगा कि 2 रेखा ग्राफ खिंचवाएगा, उसमें और कुछ नहीं है। वैसे देखो ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स के सवाल अगर पूछता है एग्जाम में, तो 4 ऑप्शन में 4 सवाल दे देता है। अब उसमें एक में तो मान लो कोई परवलय बन रहा हो, जैसे ये परवलय बन गया, अब आपसे पूछेगा कि ये अवमुख है या नहीं है, बताओ भाई। सवाल में क्या करेगा, 4 सवालों में 4 देगा, चारों के आपको क्या बनाने पड़ेंगे, डायग्राम, और डायग्राम से करेंगे अपन सवाल। एक बिना डायग्राम का भी तरीका होता है अवमुख चेक करने का, लेकिन वो बड़ा होता है, फिर उसमें कैलकुलेशन अलग है। अब 4 देगा, चारों के क्या खींच लो, डायग्राम। अब डायग्राम खींचने के बाद ये देख लो कि उस डायग्राम के अंदर पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे मान लो एक वृत्त या सर्किल दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, वो ऐसे लिखेगा कि एक सेट है एक्स, और x में जो पॉइंट आएंगे उनके लिए होगा, या ऐसा लिखेगा x कोमा वाई, ठीक है। और फिर ये लिखेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर। अब ये पहला ऑप्शन ये दे दिया, इस तरीके से ऑप्शन देगा। फिर दूसरा देगा, तो अगर इसका लाइन रेखा ग्राफ जो भी देता है, कईयों में 2 भी दे देता है। जैसे मान लो कई बार क्या देगा, जैसे एक रेखा दे देगा, जैसे ये दे दी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी रेखा दे देगा x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये रेखा अपन को खींचनी आती है, ये भी पता है कि इस रेखा का क्षेत्र तो इधर होगा और इस रेखा का क्षेत्र इधर होगा, ये भी जानते हैं अपन। अब मान लो सपोज करो एक रेखा तो ऐसे खींची गई आपकी, या 3 दे देगा, एक एक्स, ये एक एक्सिस दे दिया मान लो आपको, और एक रेखा ये खींची गई आपके पास, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी, और ये क्या दे देगा, एक वाई एक्सिस, 3 दे दिया आपको। अब एक का क्षेत्र आपको पता है ऊपर की ओर, एक का नीचे की ओर, ये ग्रेटर देन 0 दे देगा, तो इसका इधर हो गया। अब इसके जितने भी पॉइंट हैं वो देख लो, अगर उनके बीच में कोई रेखा खींचे तो रेखाखंड बाहर जाएगा तो फिर वो अवमुख नहीं बनेगा, और रेखाखंड अंदर रहेगा तो क्या बन जाएगा, अवमुख बन जाएगा। तो इस तरीके के सवाल देगा, बस उसमें यही है कि जो देता है उसका चित्र आना चाहिए। ये तो वो जब सवाल आएंगे तब बता दूंगा, है ना। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे, चारों ऑप्शन में 4 डायग्राम देगा, चारों ऑप्शन में आपको 4 डायग्राम देगा, तब होगा। अब लगाओ हेडिंग सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। अब देखो सिंप्लेक्स का सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर सिंप्लेक्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी। भाई सबसे पहला सवाल ये कि सिंप्लेक्स की जरूरत कहाँ पड़ेगी। अगर देखो यही सवाल दिया हुआ है कि कोई मैक्सिमम z मान लो, अभी पीछे करके आए थे
कि 2x1 प्लस कितना है x2, सब्जेक्ट टू कंडीशन आपके पास ये दिया हुआ x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये दिया हुआ 2x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ लिखा हुआ x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपसे कहे कि इसका हल बताओ, आपसे क्या कहे इसका हल बताओ, तो हल बता दोगे क्या इसका? इसका हल बता दोगे क्या? बताया था कल, ग्राफ खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे, हल आ जाएगा। अब जैसे इसमें मैं बढ़ा देता हूँ सवाल को, ये x3 माइनस x3 प्लस x3 और x1 x2 x3 ग्रेटर देन 0। अब हल नहीं हो पाएगा अपन से रेखा वाले मेथड से। अब रेखा वाले से हल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इस स्थिति में फिर हमें अब क्या करना पड़ेगा? सिंप्लेक्स। तो ये भी सवाल बन जाएगा। अब इसमें कोई ऐसे गारंटी नहीं रखी। अब सिंप्लेक्स का पूरा सवाल तो अगर किसी को याद हो, किसी ने किया है क्या सिंप्लेक्स का पूरा सवाल? जीवन में कभी किया है कि सिंप्लेक्स का पूरा सवाल? फिर कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। यही पता नहीं सवाल की साइज क्या है, करना तो दूर की बात है, सवाल की साइज क्या है। सिंप्लेक्स में सवाल देगा तो आधे पे खुद सवाल देगा, फिर पहली सारणी बनती है जिसे कहते हैं सिंप्लेक्स प्रथम सारणी, फिर उसकी कैलकुलेशन करके दूसरी सारणी, फिर तीसरी सारणी। तो सवाल पूरा नहीं पूछे एग्जाम। अब उस सवाल में कहीं से भी छोटी सी बात पूछ लेगा आपको। अब वो बातें तो याद होनी चाहिए, तभी काम चल पाएगा कि सिंप्लेक्स वाले सवाल में इष्टतम हल कब होगा, सिंप्लेक्स वाले में मेथड से कब पता चलेगा कि जो हल होगा वो अपरिमित होगा। कई सारे हल मिलेंगे इसके अपरिमित, बताया था ना पीछे, तो वो सारी है। कब आपका जो क्षेत्र होगा वो परिबद्ध या बाउंडेड होगा, और कई बार क्षेत्र क्या होता है अपरिबद्ध भी आया था। जैसे कि एक सवाल किया था अपन ने ऐसा, भाई दो वाले में किया था ना, जैसे एक रेखा ये थी आपके पास और एक रेखा ये थी, और ये क्षेत्र आया था आपके पास, तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? सुसंगत क्षेत्र क्या था? अपरिबद्ध या अनबाउंडेड था। अब वो कंडीशन तो फिर याद करनी पड़ेंगी, या फिर उन सब कंडीशन की क्या है? थ्योरम है कि माना कि एक सिंप्लेक्स या एक समस्या है एलपीपी की, और ये कंडीशन है, तब सिद्ध कीजिए कि इसका क्षेत्र क्या होगा? अपरिबद्ध होगा। तो आप चाहो तो सिद्ध कर लें, 2-3 पेज में होगी एक एक थ्योरम सिद्ध करने की। तो आप कहो तो कि भाई वो सिद्ध याद रह जाए एग्जाम में आपके, और सिद्ध याद करके कथन याद करें, तब तो सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखो जैसा काम करना पड़ेगा वैसा करना ही पड़ेगा। अब मैं एनए में कह दूं आपको, एनए में मैं कह दूं कि भाई सवाल आएंगे कैलकुलेटर वाले और वैल्यू नहीं देगा। अब कैलकुलेटर के मान याद शुरू करना आज से याद शुरू वो कर दो, स्टार्ट कर दो कि log 1 log 2 तक तो चलो फिर भी ठीक है, log 10 तक तो ये मान याद कर लो। वो कोई संभव काम थोड़ी है भाई। ई वाला सवाल देगा ई की पावर 2 3 4 5, तो उनके मान अगला देगा। फिर दिए है ना एनए में ऐसे सवाल। अब एनए में कह दूं लो साइन, ऐसे सवाल है साइन 19 डिग्री, अब कितने याद कर लोगे ऐसे? अब वो अपने लायक सवाल नहीं है भाई, साइन 19 डिग्री अपने लायक नहीं है, अपने तो 45 60 ये 6 वाले ही याद है बस। अब साइन 19 डिग्री, अब ग्रेजुएशन में सवाल हो तो बहुत आसान है, क्या जा रहा है कैलकुलेटर, साइन 19 प्लस साइन 7 साइन 27, जो टाइप कराए कर लो बराबर, ये लो, ये है ना। लेकिन कैलकुलेटर भी तुमको चलाना नहीं आता वास्तव में। कैलकुलेटर में उसमें 3 मोड आते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियंट। अब ये कौन से मोड में ज्ञात होता है ये पता ही नहीं तुमको, कब रेडियन में रखना कब डिग्री में रखना उसको, उसमें भी उत्तर गलत आ जाते हैं कैलकुलेटर में भी, ये है ना। चलो कोई नहीं, है ना, ज्ञान की बातें कर ली, हेडिंग लगा लो सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत। सिंप्लेक्स विधि सिद्धांत, एक एक सवाल पूरे कराऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। पूरा A to Z 4 सारणी बनेंगे तो चारों बनाऊंगा, ऐसे टेंशन क्यों लेते हो, है ना। लिखिएगा सिंप्लेक्स विधि। सिंप्लेक्स विधि, देखो ऐसा जरूरी नहीं कि 2 वेरिएबल वाला जो सवाल था वो ग्राफ से ही करें, 2 वाला भी किससे हो जाएगा? सिंप्लेक्स से, और 2 से ज्यादा वाला भी किससे हो जाएगा? सिंप्लेक्स से। तो लिखिएगा सिंप्लेक्स विधि 2 या 2 से अधिक, सिंप्लेक्स विधि 2 या 2 से अधिक चरों वाले, सिंप्लेक्स विधि 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को, सिंप्लेक्स विधि 2 या 2 से अधिक चरों वाले रैखिक प्रोग्रामन समस्या को
या एलपीपी को हल करने की, एलपीपी को या रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करने की एक व्यापक विधि है, हल करने की एक व्यापक विधि है। यह एक कर्मिक विधि है, यह एक कर्मिक, कर्मिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप मेथड है। ऐसा नहीं कि पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा। यह एक कर्मिक विधि है या स्टेप बाय स्टेप मेथड है। यह एक कर्मिक विधि है या स्टेप बाय स्टेप मेथड है, जिसके अंतर्गत, अब ये जो लाइन आपको लिखा रहा हूँ ये बीएससी में कभी नहीं लिखाता मैं, बीएससी हो एमएससी हो। अब उसमें तो पता है कि पूरे सवाल करने, पूरा सवाल करना, 8 नंबर 10 नंबर का सवाल आना है, तो सबको ही पता है कि एक स्टेप, फिर क्या आएगी दूसरी स्टेप, और वहाँ ये सवाल पूछेगा भी नहीं ये कर्मिक विधि है या नहीं है, हाँ या ना, वहाँ ऐसा सवाल भी नहीं पूछेगा। तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ इसकी ज़रूरत है। भाई यहाँ छोटा सवाल जो बनाएगा वो यहीं से बना देगा कि निम्न में से कर्मिक विधि है, सिंप्लेक्स विधि है, और डाल देगा 3 नाम आपके पास, 3 नाम और डाल देगा कि रेखीय विधि है। जो रेखिक वाले हम सवाल करते हैं रेखा खींच के लाइन वाले, वो कर्मिक विधि है क्या? भाई उसमें तो एक बार लाइन खींची पॉइंट आंसर आ गए। अब इसमें पहली टेबल आएगी, फिर दूसरी टेबल, फिर तीसरी, कौन सी टेबल पे जाके आंसर आएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, कर्मिक विधि, या क्या कहेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेथड। क्या लिखा, यह एक कर्मिक विधि है जिसके अंतर्गत एक आधारी सुसंगत हल, एक आधारी सुसंगत हल को, जिसके अंतर्गत एक आधारी सुसंगत हल को दूसरे उन्नत आधारी, एक आधारी सुसंगत हल को दूसरे उन्नत आधारी सुसंगत हल में, एक आधारी सुसंगत हल को दूसरे उन्नत आधारी सुसंगत हल में परिवर्तित करके, दूसरे आधारी सुसंगत हल में परिवर्तित करके इष्टतम हल प्राप्त किया जाता है, परिवर्तित करके इष्टतम हल प्राप्त किया जाता है, परिवर्तित करके इष्टतम हल प्राप्त किया जाता है। जैसे एनए में भी तो अपन करते थे, मैंने कहा था भाई एक बार करोगे तो आंसर के थोड़ा नज़दीक, फिर 2 बार करेंगे उसी स्टेप को तो थोड़ा और नज़दीक, फिर तीसरी बार करेंगे तो उसे कहते हैं संशोधित हल, या दूसरा क्या कहते थे, सन्निकटन मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते थे उसको। तो वैसे इसमें कि एक स्टेप आया दूसरी स्टेप आएगी। तो ये पॉइंट भी जो नीचे लाइन लिखी हुई है, तीनों लाइन सवाल है अपने आप में, कि एक तो सिंप्लेक्स विधि का उपयोग क्या है, तो 2 या 2 से अधिक चरों का कोई भी एलपीपी होगी उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सवाल है ये कौन सी विधि है, कर्मिक विधि। अब कर्मिक विधि में होता क्या है, एक हल आएगा, उससे अगली स्टेप में उससे उन्नत हल आ जाएगा, उससे अच्छा सॉल्यूशन आएगा, फिर उससे और अच्छा सॉल्यूशन आएगा। इस तरीके से हम किस पे पहुंच जाएंगे, इष्टतम हल। भी लास्ट में तो क्या चाहिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, या तो लास्ट में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, उसे ही तो क्या कहते हैं, इष्टतम हल कहते हैं। तो ये तीनों जो लाइनें लिखी हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, देखो कम वेरिएबल का लिख लेते हैं अपन, जिससे सुविधा रहेगी। लिखो देखें, अब देखो कोई भी एलपीपी होगी, भाई सवाल तो एलपीपी होगा आपके पास। अब उस एलपीपी में आपको क्या देगा कि इष्टतम करो, इष्टतम करो का मतलब है या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ होता है z, और क्या होता है z में, C1 X1 C2 X2 एंड सो। तो इसको हम लिख लेते हैं, चलो पूरा लिख देते हैं, C1 X1 प्लस C2 X2 एंड सो ऑन, कितना हो गया Cn Xn। लिख भी लो बेटा साथ साथ में, है ना। सब्जेक्ट टू कंडीशन,
सब्जेक्ट टू कंडीशन A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस एंड सो ऑन क्या होता है A1n और xn या तो ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू और क्या होगा कोई B1। ऐसे ही हम चलेंगे तो ये हो गया AM1 x1 प्लस कितना होगा AM2 x2 प्लस एंड सो ऑन क्या होगा AMN xn और कोई भी निशान हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और ये कितना होगा BM। और नीचे आपके पास x1 x2 x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो भी लिख लेना। अब देखो दो तीन नाम होते हैं वो नाम पता होने जरूरी हैं। दो तीन क्या होंगे आपके पास नाम, दो ही नाम इम्पोर्टेंट हैं। इसको ये इस फॉर्म में भी लिखा था मैंने कि ऑप्टिमाइज या इष्टतम करो जो भी मैक्सिमम मिनिमम है z इक्वल टू कितना होगा cx और सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या था ax लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन और कोई भी b मैट्रिक्स थी आपके पास और सारे x किससे ग्रेटर देन थे बेटा 0। यहाँ भी x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू क्या थे 0। अब देखो C के अंदर तो ये वैल्यू आती है कांस्टेंट जो भी 2 5 यहाँ लिखा रहता है। तो C जो मैट्रिक्स होते इसका नाम होता है लागत मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं लागत मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स कहते हैं इसे। ये नाम इंपॉर्टेंट है बाकी कुछ नहीं है अपने लिए। इसे कहते हैं लागत मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स। और ये जो B होता है इसे कहते हैं आवश्यकता सदिश। ये जो B होता है इसे क्या कहते हैं जो B में है आपके पास इसे कहते हैं आवश्यकता सदिश या रिक्वायरमेंट वेक्टर। आवश्यकता सदिश या क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर। लिखो देखें बी को क्या कहेंगे आवश्यकता सदिश या रिक्वायरमेंट वेक्टर और सी को हम कहते हैं लागत मैट्रिक्स या कॉस्ट मैट्रिक्स। वैसे तो एक एक कॉलम का नाम भी होता है लेकिन उसकी जरूरत से ये जितनी भी वैल्यू हैं एक कॉलम में एक स्तंभ में इनका नाम भी होता है होने को सक्रियता सदिश कहते हैं इसे एक्टिविटी वेक्टर। सक्रियता सदिश या इसे क्या कहते हैं एक्टिविटी वेक्टर। बाकी इसका कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं कहीं। ये दो ही नाम इम्पोर्टेंट होते हैं। इसे कहते हैं सक्रियता सदिश या क्या कहते हैं एक्टिविटी वेक्टर। कर लिया क्या नोट सबने? अब देखो दो शब्द और आएंगे एक होता न्यूनता पूरक और एक होता आधिक्य पूरक। एक होता आपके पास न्यूनता पूरक एक होता आपके पास न्यूनता पूरक या न्यून पूरक भी जिसे कहते हैं और एक होता आपके पास आदित्य पूरक आधिक्य पूरक आदित्य नहीं आधिक्य पूरक चर। एक होता आधिक्य पूरक चर। एक कहलाता है आपके पास स्लेक वेरिएबल एक होता है स्लेक और एक क्या कहलाता है आधिक्य का मतलब सरप्लस। ये होता है आपके पास सरप्लस वेरिएबल। एक होता है न्यूनता पूरक या न्यून पूरक भी कहते हैं या न्यूनता पूरक भी लिख सकते हो। न्यून पूरक कह दो न्यूनता पूरक कह दो एक ही बात है ना। स्लेक वेरिएबल और एक दूसरा होता है सरप्लस या इसे क्या कहते हैं आधिक्य पूरक वेरिएबल। ठीक है। अब सिंप्लेक्स में ऐसा होता है कि भाई पहले तो जो हम सवाल सोल्व करके आए थे रेखिक वाले में तो सवाल देखा जैसा भी लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर देन बराबर कुछ भी लिखा हुआ था लाइन खींची और तुरंत काम शुरू। लेकिन सिंप्लेक्स में ऐसा नहीं होगा। पहले सवाल अगला देगा
पहले सवाल को सिंप्लेक्स के लायक बनाना पड़ेगा। पहले सवाल को क्या बनाना पड़ेगा? सिंप्लेक्स के लायक। जैसे हम अवकल समीकरण में पढ़ के आते थे कि रेखिक समीकरण कब होगा, तो रेखिक में भाई पहले तो होना चाहिए dy अपॉन डी एक्स, गुणा में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। पढ़ के आए ना रेखिक ऐसा। भाई ऐसे थोड़ी कोई सवाल दिखा और रेखिक शुरू हो गए अपन। भाई यहाँ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ एक ही y होना चाहिए। यहाँ किसका फंक्शन? x का, और यहाँ भी किसका फंक्शन? x का। और पहले इधर उधर करके व्यवस्थित करते थे, तभी तो जाके कौन सा मेथड अप्लाई होता था? रेखिक। वैसे ही यहाँ भी होगा कि सवाल देखते ही आपको ऐसा नहीं कि सवाल देखा और सिंप्लेक्स शुरू हो गए। पहले सवाल में कई सारे काम करने पड़ेंगे जिससे कि वो सवाल सिंप्लेक्स से सोल्व होने लायक बने। उसी कड़ी में दो शब्द काम में आएंगे अपने पास, एक होता है न्यूनता पूरक और एक क्या होता है? आधिक्य पूरक। अब देखो सीधा सा कंसेप्ट देखो, कई कंडीशन देखी होंगी आपने कि मान लो सिंपल बात कर रहा हूँ a1 x1 प्लस a2 x2, और मान लो कहीं लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू b1 रहता है सवाल में। कई सवालों में कंडीशन रहती है, कई सवालों में कंडीशन रहती है क्या? सब्जेक्ट टू कि a1 x1 सर a2 x2 और ग्रेटर देन क्या होगा? अरे ग्रेटर देन क्या होगा? b2। कई सवालों में ग्रेटर देन होता है, कई सवालों में क्या होता है? लेस देन। अब देखो सिंप्लेक्स में होता है कि सिंप्लेक्स न तो लेस देन पे काम करती है न ग्रेटर देन पे, सिंप्लेक्स काम करती है इक्वल टू पे। सिंप्लेक्स को निशान किसका चाहिए? बराबर का। अब इसमें बराबर बनाना हो अगर आपको, तो इधर कुछ कमी है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कमी का मतलब कुछ न्यूनता है और उस न्यूनता की पूर्ति करनी पड़ेगी आपको। और यहाँ कुछ ज़्यादा है मामला, बराबर बनाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए माइनस मतलब कुछ अधिक था यहाँ। तो इस सवाल को तो ऐसे लिखेंगे अगर अपन a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना होगा? b1। अब ये जो आपने चर जोड़ा है इसने न्यूनता पूरी की है, कमी को पूरी किया है, तो ये कहलाता है न्यूनता पूरक चर। ये कहलाता है न्यूनता पूरक चर, ये कहलाता है सिलेक्ट वेरिएबल। अगर ऐसा है कहीं तो इसमें a1 x1 प्लस a2 x2 माइनस कोई x3 यहाँ काम में ले लो तो x4 ले लो, क्या जा रहा है अपना? x3 ले लो। और अब इक्वल टू क्या हो गया? b2। तो ये जो आपने यहाँ काम में लिया ये चर, ये कौन सा चर कहलाता है? आधिक्य पूरक चर, या इसे क्या कहते हैं? आधिक्य चर या आधिक्य पूरक चर, सरप्लस वेरिएबल कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं? सरप्लस वेरिएबल। करो नोट। है? तो पूछने को आपसे मानक रूप भी पूछ सकता है कि सवाल देगा और सिंप्लेक्स के लिए मानक रूप बनाओ, किस में क्या जुड़ेगा, किस में क्या घटेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। यहाँ भी सवाल बना सकता है अगला कि सिंप्लेक्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगी। तो सिंप्लेक्स में देखो कोई भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो सिंप्लेक्स में जब भी काम करेंगे तो उसमें क्या बनाना पड़ेगा? इक्वल टू। अगर कम है तो कुछ जोड़ लेंगे, ज़्यादा है तो कुछ घटा लेंगे, नए वेरिएबल हो जाएंगे। लास्ट में इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर जब सोल्व करेंगे सवाल को तो लास्ट में वैल्यू 0 हो जाती है इनकी, अपने आप ये छूटते जाते हैं टेबल वाइज टेबल। भाई सवाल में तो अगले ने तो 2 ही दिए थे, ये तो अपन सोल्व करने के लिए सुविधा से जोड़े, तो वैल्यू तो लास्ट में किसकी चाहिए? x1 और x2 की आएगी। ये अपने आप लास्ट में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। अब देखो एक काम करने से सिंप्लेक्स नहीं होगी, तो लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, और ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए सबके। सिंप्लेक्स से या डायरेक्ट लिख लो रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मानक रूप, ये लिख लो आप। तो
एलपीपी या रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, कि ऐसा सवाल अगला चाहे कैसा भी दे हम ऐसा बना लेंगे, तब ही फिर क्या लगेगी उसमें, सिंप्लेक्स। रेखिक प्रोग्रामन समस्या का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप या किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस भी एलपीपी में तो कुछ भी दे देगा सवाल, मैक्सिमम का भी दे सकता है, मिनिमम का भी दे सकता है, और लेस देन भी दे सकता है, ग्रेटर देन भी दे सकता है। कई सवालों में आपने देखा होगा लेस देन ग्रेटर देन के आगे मान प्लस के भी आते हैं, बी का मान, और कईयों में बी का मान किसका आता है, माइनस का भी आता है। और क्या क्या चेंज करने, कब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, तो पहले एक लाइन लिख लो इसमें, किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा, किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करने के लिए, किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करने के लिए, किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करने के लिए एक विशेष रूप में लिखा जाता है। किसी भी एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करने के लिए एक विशेष रूप में लिखा जाता है, एक विशेष रूप में लिखा जाता है जो उसका मानक रूप कहलाता है। एक विशेष रूप में लिखा जाता है जो उसका मानक रूप कहलाता है। मानक रूप की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। 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 पहला पॉइंट नंबर 1, समस्या का उद्देश्य फलन, समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन, समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन, समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन रूप का होना चाहिए। समस्या का उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वाला होना चाहिए। देखो सिंप्लेक्स से सवाल तब भी हो पाएगा जब आपका z जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, मैक्सिमम का होगा। अब बोले सर सवाल में मिनिमम आ जाए तो क्या करें, सवाल में मिनिमम आ जाए तो क्या करें। भाई कंडीशन तो ये है कि सिंप्लेक्स तो यही कहता है कि सवाल का जो z होता है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, तभी सिंप्लेक्स क्या होगा, अप्लाई होगा। लेकिन बोले अगर किसी सवाल में सर मिनिमम आ जाए, मान लो किसी सवाल में मिनिमम z आ जाए आपके पास, तो मिनिमम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम में, और मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं, माइनस से। माइनस से गुणा करके लिख देंगे तो नया क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, मैक्सिमम, और z की जगह कोई नया नाम क्या दे देंगे, z डैश। देखिए सिंप्लेक्स से तो सवाल तभी सोल्व होगा कि जब सवाल क्या होगा, मैक्सिमम। अब मान लो किसी सवाल में मिनिमम दिया हो तो क्या करें सर, तो न्यूनतम वाले सवाल को अधिकतमीकरण या मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हैं, माइनस से। पहले z कहते थे, माइनस से गुणा कर देंगे तो कोई नया नाम दे देंगे, क्या कह देंगे, z डैश। तो फिर वो सवाल मिनिमम की जगह क्या लिखने लग जाएंगे, उसको मैक्सिमम। तो इसी पॉइंट के नीचे लिख लो अगली लाइन में, जिससे ध्यान रहे, या शॉर्ट में लिख लो। अगर कहीं लिया हो मिनिमाइज एफ जेड या जेड कह दो, जेड ही कह दो आप तो मिनिमाइज अगर जेड दिया हुआ है तो किससे गुणा कर लो इसे, माइनस से। तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज जेड बन जाएगा, और नया नाम देना चाहो तो क्या दे सकते हो, जेड डैश। आप चाहो तो ये माइनस यहाँ लगा सकते हो और सुंदर दिखेगा आपको, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम तो माइनस से गुणा होने से गया, माइनस से गुणा तो कौन होगा, जेड वाला जो आगे लिखा वही गुणा होगा।
तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको तो कि किससे गुणा कर लें, माइनस से। तो मैक्सिमम मिनिमम में बदल जाएगा, मिनिमम किससे बदल जाएगा, मैक्सिमम में। और सिंप्लेक्स को क्या चाहिए, मैक्सिमम। क्लियर है पॉइंट? ये सवाल है हर पॉइंट, वैसे तो जरूरत पड़े कोई भी सवाल करेंगे, लेकिन भाई आपके छोटे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से 4 पॉइंट दे देगा कि सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए मानक रूप में लिए आवश्यक है। अब उसमें दे देगा कि सवाल मैक्सिमम होना चाहिए, उद्देश्य फलन मैक्सिमम या मिनिमम होना चाहिए, सारे समीकरण रूप में होने चाहिए। अभी बताया ना, समीकरण भी चाहिएंगे अपन को। तो लिखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेगा ऋणेतर प्रतिबंधों, ऋणेतर प्रतिबंधों, ऋणेतर प्रतिबंधों, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरण रूप में होने चाहिए। ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध समीकरण रूप में होने चाहिए। ऋणेतर प्रतिबंध कौन से कहलाते हैं? जो नीचे लिखते हैं ना, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो चल जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। भाई जैसे ये नीचे लिखते आए ना अपन पीछे, ये जो लिखते हैं ये तो ग्रेटर देन, ये तो लिखे जाएंगे। बाकी इनके अलावा ये जितने भी कंडीशन आती हैं बीच में, इनमें कोई भी क्या नहीं होगा, लेस देन ग्रेटर देन नहीं। अगर कम है तो कुछ जोड़ लेंगे, ज़्यादा है तो कुछ घटा लेंगे, लेकिन सिंप्लेक्स से सवाल तभी होगा जब निशान किसका होगा, इक्वल टू। किसी में पहले से इक्वल टू, वो और ही अच्छी बात है। और लेस देन ग्रेटर देन है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल टू। थर्ड पॉइंट लिखो, आवश्यकता सदिश, रिक्वायरमेंट वेक्टर, आवश्यकता सदिश। कौन होता है आवश्यकता सदिश? बी। तो आगे बी लिख लो। आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक, आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक क्या होने चाहिए, धनात्मक। आवश्यकता सदिश बी के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। अगर बी में कोई वैल्यू किसकी है, माइनस की, तो इधर ही माइनस गुणा कर लेंगे, लेकिन बी के अंदर कोई माइनस का नहीं हो सकता, बी सारे क्या होने चाहिए, प्लस। चौथा पॉइंट लिखिएगा, सभी चर ऋणोत्तर होने चाहिए, सभी चर ऋणोत्तर होने चाहिए, सभी चर ऋणोत्तर होने चाहिए, सभी चर ऋणोत्तर होने चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब नॉन नेगेटिव। ये तो लिखते हैं लास्ट में x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0। तो ये तो नॉर्मल पॉइंट था। बाकी एक पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिंप्लेक्स से सवाल तभी होगा जब सवाल किसका होगा, मैक्सिमम का। और अगर मैक्सिमम का सवाल नहीं है, सवाल किसका है, मिनिमम का, तो किससे गुणा कर लेंगे, माइनस से, या चिन्ह बदल लेंगे, एक ही बात है। और इसके अलावा सारे जितने भी लेस देन ग्रेटर देन है वो किस में होने चाहिए, इक्वल टू में। इक्वल टू किससे बनेगा, इक्वल टू किससे बनेगा, या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। कुछ जोड़ते हैं उसे तो क्या कहते हैं, न्यूनता पूरक, कि उसने कुछ कमी थी उसको पूरी कर दी। और जो कुछ घटाते हैं वो कुछ ज़्यादा था तो उसे कहते हैं सरप्लस या अधिक के पूरक चर कहेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा सवाल। सवाल दिया बेटा, मिनिमम z इक्वल टू, मिनिमम z इक्वल टू -3x1 -5x2 प्लस कितना हो गया, 4x3। ये दिया हुआ आपको। सब्जेक्ट टू कंडीशन दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंडीशन 2x1 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 8। और ये दिया हुआ 3x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 2x2 और प्लस कितना है 4x3 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 15।
और ये दिया बेटा 2x2 प्लस 5x3, 2x2 प्लस 5x3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये है x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बदलो देखे इसे, क्या क्या जुड़ेगा, कहाँ घटेगा, बताइएगा। चेंज करके बताओ इसे। तो सवाल किसका है भाई, मिनिमम का, तो किस में कन्वर्ट होगा, मैक्सिमम में। तो गुणा कर लो, चेंज कर लो निशान। तो देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, माइनस से। माइनस से गुणा करते ही क्या कह देंगे, कोई मैक्सिमम जेड डैश बन गया ये। और माइनस से गुणा करेंगे तो हो गया 3x1 प्लस 5x2 माइनस कितना हो गया 4x3। और सब्जेक्ट टू कंडीशन में अब यहाँ से देखो, तीन चर तो अगले के पास पहले से, तो अब हम जोड़ेंगे वो x4 x5 x6, वो जोड़ घटाई करेंगे, ठीक है। अब ये है लेस देन का सवाल, तो ये हो गया 2x1 प्लस कितना होगा 3x2, और लेस देन का है तो कुछ जुड़ेगा, तो जुड़ 3x3 है ना, तो तीन तो पहले से ऑलरेडी काम आ रहे। अब हम क्या जोड़ेंगे, कोई x4 और इक्वल टू कितना हो गया 8। अगले में देखें तो ये हो गया 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, ये भी लेस देन है तो प्लस कोई x5 होगा, प्लस कोई क्या होगा x5। चलो अभी इसी के लायक है अपन भी, है ना। इक्वल टू कितना हो गया 15, 2x2 प्लस 5x3 माइनस कोई x6 और इक्वल टू कितना हो गया 10। नीचे लिखेंगे x1 x2 x3 x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद जो चर जोड़ते हैं, कौन कौन से जोड़े घटाए, x4 x5 और x6, इनका ये जो मैट्रिक्स ऊपर होती है 3 5 माइनस 4, इसे क्या कहते हैं, कोस्ट मैट्रिक्स। अरे लागत यही तो कहा अभी। तो कोस्ट के अंदर इसका कोई रोल नहीं होता, लिखने को लिख देते हैं इनको कि 0x4 0x5 और क्या लिख देते हैं 0x6। ये तो हमने जोड़े, कोस्ट तो अगला खुद बताई थी अगले ने कि भाई ये कोस्ट है इसकी इसकी। अब ये तो अपन ने खुद ने लगाए, तो इसकी कोस्ट को थोड़ी चेंज कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसको लिखने के लिए ऐसे लिख लेते हैं 0x4 0x5 0x6। करो देखे नोट। अभी तक तो सवाल बदलना ही सीखे हैं, सवाल सोल्व करना नहीं सीखे। मैं अभी तक तो सवाल की ये होने लायक हुआ है कि अब किससे कर सकते हैं, सिंप्लेक्स से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, इतना ही तो सीखा अभी तक अपन ने। भाई अगला कोई भी सवाल देगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी देगा, अब मिनिमम मैक्सिमम, अब हम सिंप्लेक्स के लायक बनाया अभी तो कि मैक्सिमम बनाएंगे, कहीं जोड़ेंगे कहीं क्या करेंगे घटाएंगे। तो इतना ही काम किया अभी तक तो अपन ने। अब कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, वैसे तो थ्योरम है सारी, वो 3 4 स्टेटमेंट लिख लो और फिर अगली क्लास में सोल्व करना सिखाएंगे, उसमें टाइम लगेगा, टेबल भी बनेंगे 3 4, तो उसमें समय लगेगा। है क्या कह रहे, नहीं इसको नहीं करना, और बहुत सवाल है मेरे पास, टेंशन मतलब, है ना, इसे जस्ट आगे लिखना है। बावड़ा है क्या ऐसे कर रहे हैं, क्या कितने पन्ने छोड़ दूं, पन्ने वन्ने नहीं छोड़ने।
भाई पेज वेज नहीं छोड़ने, आज एक सवाल को क्या कर लिया, चेंज करना सीख लिया, कल दूसरे को चेंज कर लेंगे, क्या दिक्कत है, और फिर उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ये है ना। तो ऐसे क्या समस्या करते हैं ना। लिखो, नोट लगा के लिखिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखिएगा नोट लगा के। देखो, जब भी मैं कहूँ अब आगे सिंप्लेक्स पढ़ेंगे, द्वैतता ड्युअलिटी पढ़ेंगे, तो मैं कहूँ कि एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या, एक एलपीपी, एक एलपीपी का मतलब क्या होगा। अब इसमें किस में पढ़ रहे हैं अपन, सिंप्लेक्स में, तो सिंप्लेक्स में एलपीपी वही सॉल्व होगी जो क्या होगा, मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स, और क्या होगा आपके पास ए एक्स, यही तो कंडीशन होती है, ए एक्स इक्वल टू कितना होगा b, और ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, तो लिखो एक एलपीपी मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स इक्वल टू बी, जबकि अब एन या सच दैट ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही सवाल होगा आपके पास। भाई अभी अपन ने शॉर्ट में लिख दिया, अभी पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए। यदि या एक एलपीपी मैक्सिमम z इक्वल टू सी एक्स, ए एक्स ग्रेटर देन या इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एक इष्टतम हल विद्यमान होगा, का एक इष्टतम हल विद्यमान होगा, तो कम से कम, का एक इष्टतम हल विद्यमान होगा तो कम से कम एक आधारी सुसंगत, का एक इष्टतम हल विद्यमान होगा तो कम से कम एक आधारी सुसंगत हल इष्टतम होता है, तो कम से कम एक आधारी सुसंगत हल इष्टतम होता है। वैसे तो सवाल करेंगे तब दिख जाएगा आपको, बाकी पॉइंट याद करने पड़ेंगे भैया, है ना। कि भाई कोई भी आपके पास एक एलपीपी है जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रखा अपन ने, उसका इष्टतम हल विद्यमान हो तो क्या होगा, कम से कम एक आधारी सुसंगत हल क्या होगा, इष्टतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि किसी निकाय सेकंड पॉइंट लिखो, यदि किसी निकाय ए एक्स बराबर बी, यदि किसी निकाय ए एक्स बराबर बी कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि किसी निकाय ए एक्स बराबर बी कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आगे लिख लो या ए के नीचे लिख लो m क्रॉस n। ये जो मैट्रिक्स होती है वो कितने ऑर्डर की होती है, m क्रॉस n की। m क्रॉस n, m छोटा होना चाहिए, मतलब ये है ना अपने पास। हाँ, तो ए का ऑर्डर लिखो n क्रॉस m, m क्रॉस n ही n क्रॉस m। यदि किसी निकाय ए एक्स बराबर बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और पूरा लिख लो, जहाँ कैपिटल ए एक मिनट रुको, चेक करना पड़ेगा इसको, किताब में गलत लिख रखा है क्या। ठीक है, लिखो, यदि किसी निकाय ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0
जहाँ कैपिटल ए एक m क्रॉस n, जहाँ कैपिटल, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा लिखना है, जहाँ कैपिटल ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है, जहाँ कैपिटल ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है और m लेस देन इक्वल और m लेस देन n और m लेस देन n और m लेस देन n का एक, आगे लिखो, का एक कोमा लगा के, कोमा, का एक सुसंगत हल विद्यमान है, का एक सुसंगत हल विद्यमान है, तो उसका, का एक सुसंगत हल विद्यमान है, का एक सुसंगत हल विद्यमान है, तो उसका आधारी सुसंगत हल भी, तो उसका आधारी सुसंगत हल भी विद्यमान होगा, तो उसका आधारी सुसंगत हल भी विद्यमान होगा, तो उसका आधारी सुसंगत हल भी विद्यमान होगा, तो उसका आधारी सुसंगत हल भी विद्यमान होगा। भाई यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब पहले हमने आधारी हल सीखा था, बेसिक सॉल्यूशन, तो उसमें कहा था कि n क्रॉस m की मैट्रिक्स है, और उसमें क्या होगा, जब कल आधारी हल या बेसिक सॉल्यूशन बताया था तो उसमें ही तो कहा था कि n क्रॉस m की क्या है, मैट्रिक्स है। n तो क्या होती है, चरों की संख्या, m क्या होती है, समीकरणों की संख्या। तो समीकरणों की संख्या तो कम होनी चाहिए और चरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, तभी ज्ञात कर सकते थे वहाँ तो। लेकिन यहाँ ऐसा कोई लोड नहीं है, 3 समीकरण है, 3 चर होंगे तो भी ज्ञात हो जाएगा। ये 3 ही समीकरण है, x1 x2 x3 के, और 3 ही चर हैं x1 x2 x3, तो भी आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई इश्यू नहीं है। और ज़्यादा भी अगर समीकरण, जैसे मान लो x1 x2 के कितने समीकरण दे दिए अगले ने, 3, तो चर तो कितने रह गए सर, 2 ही रह गए, और समीकरण दे दे 1 2 और कितने दे दे 3। तो यही स्थिति बता रखी है अभी जो लिखा है अपन ने, इसमें यही तो है इसके अंदर। भाई हमारे पास क्या है, m क्रॉस n की बात कर रहा है, m क्रॉस n लिखा है। m तो क्या है, m क्या है, छोटा, m का मतलब चरों की संख्या, उल्टा लिखा हुआ इसमें। m का मतलब क्या है, चरों की संख्या, और n का मतलब क्या है, समीकरणों की संख्या। तो ये स्थिति बता रही है कि मान लो चर तो 2 ही हूँ और समीकरण कितने हो जाएं, 3। तो उस स्थिति में आपके पास एक सुसंगत हल विद्यमान है। अगर उस स्थिति में सुसंगत हल विद्यमान है तो फिर क्या होगा, आधारी सुसंगत हल भी विद्यमान होगा। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। बाकी बाकी सवाल आएंगे अगली क्लास में, तो आपको खुद को दिख जाएगा कि तीन ही चर हैं और कितने समीकरण हैं, 3 ही, और फिर भी सवाल क्या हो रहा है, सोल्व हो रहा है ना। तेरे बेटा नीयत खराब है ना। 2 केस होते हैं, एक तबीयत और एक नीयत। अब उसमें से कौन सी खराब है, इसकी नीयत खराब है ना, और इसके क्या है, इसकी तबीयत खराब है, इसकी भी नीयत खराब है। नीयत तो प्रदर्शित ही कर सकता है, इसने तो कर दी। अब तेरे को कैसे पता चला, ये बता। अच्छा इसको डाउट है क्या, जो खुद पे भी डाउट है तेरे को। चलो आपस में समझौता करें, कल मेरे बता देना, है ना। बाकी बस अभी इतना ही इसके लायक है, कल अब सवाल सोल्व कराएंगे, है ना।